कहानी की शुरुआत केनिची नाम की एक हार्डकोर गेमर से होती है। वो दिन से रात और सुबह से शाम सिर्फ और सिर्फ गेम को ही खेलता रहता था। वो कुछ ज्यादा ही हार्डकोर गेमर था क्योंकि उसने एक गेम को खत्म करने के चक्कर में अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्योंकि आज तक उसके लेवल की कोई गेम ही नहीं निकली। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार मैं कैसी कैसी बकवास गेम खेल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी गेम चाहिए जो कि काफी ज्यादा हार्ड हो और तकरीबन मुझे उसे कंप्लीट करने में 10 साल तो लग ही जाए। केनिची अपने कंप्यूटर पर एक ऐसी गेम को ढूंढना शुरू करता है जो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड और एक्सट्रीम हो। लेकिन बहुत समय के बाद ढूंढने के बाद भी उसे ऐसी कोई भी गेम नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर किसी अननोन रीजन से ग्लिच होना शुरू कर जाता है। अचानक से उसके स्क्रीन पर एक गेम की विंडो ओपन हो चुकी थी जिसमें कि लिखा गया था, ये गेम फुल फैंटेसी से भरी पड़ी है और इसमें उसे चुनने के लिए काफी सारे लेवल भी आते हैं जैसे कि इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची ने आज तक कभी भी हेल मोड के बारे में सुना नहीं था, इसीलिए वो एक्सट्रीम डिफिकल्टी के चक्कर में ही हेल मोड को चूज कर लेता है। आगे अब उसके पास और भी काफी ऑप्शंस आते हैं जैसे कि उसे कौन सी क्लास को चुनना है, स्वॉर्ड्समैन, शील्ड, मैजिशियन या फिर समनर क्लास। इसीलिए वो गलती से समनर क्लास को पिक कर देता है ताकि उसे इस गेम में एक्सट्रीम डिफिकल्टी मिल पाए और ऐसा हो भी जाता है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और एक्साइटेड भी था। अचानक से वो अपनी गेमिंग विंडो पर एंटर को क्लिक करता है। अचानक से वहाँ पर एक लाइटनिंग का स्प्लैश होता है और केनिची अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है। और यहाँ तक कि अब केनिची एक बच्चा बन चुका था और वो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके साथ ही चल कर रहा है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक अजीब सी आदमी को देखता है और अब वो उसे अपनी गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलन है। लेकिन अब एलन भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बस दिन से रात गेम खेला करता था और यहाँ तक कि वो 35 साल का अनमैरिड और घटिया सा आदमी था जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करने में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब कर देता था। आगे हम अब एलन को देखते हैं और वो फाइनली इस वर्ल्ड में 1 साल का हो चुका था। उसके फादर और मदर काफी अच्छे आदमी थे। उसके फादर का नाम रोडन था जो कि तकरीबन 20 साल का था और उसकी मदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसका नाम थेरेसिया था। लेकिन हार्डकोर डिफिकल्टी के चक्कर में एलन एक ऐसी जिंदगी और एक ऐसी फैमिली में पैदा हो चुका है जो कि काफी ज्यादा गरीब है, यानी कि उन लोगों का जीवन काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। और एलन किंगडम के पास में ही एक फ्रंट लाइन वाली विलेज में पैदा हुआ था जिसे कि अक्सर वॉर का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि यहाँ के लोग किंग और बाकी लोगों को काफी ज्यादा टैक्स भी पे किया करते थे। लेकिन उन लोगों के पास अर्निंग का कोई भी ठीक सा सोर्स नहीं था। एलन को अपने फादर और मदर से सच में ही काफी ज्यादा प्यार था, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच काफी ज्यादा प्यार था। एलन अपने मन में सोचता है, लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन की मुझे मेरा सिबलिंग भी मिल जाएगा। और रात के समय एलन की मदर उसे सुलाने के लिए किसी डिफरेंट रूम में रख दिया करती थी और तब जाकर एलन फाइनली अपने चीजों पर काम किया करता था। एलन अचानक से रात में जाग जाता है और अब वो अपने स्टैट्स को चेक करना शुरू करता है क्योंकि अब उसे कैसे भी करके इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंसेन और काफी ज्यादा पावरफुल बनना था। वो बार बार अपने स्टैट्स विंडो को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। वो वापस से अपने स्टैट्स विंडो को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई स्टैट्स विंडो नहीं बल्कि ग्रिमोर उड़ते उड़ते अब उसके पास आ चुकी थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मदर और फादर जल्दी से दौड़ दौड़ कर उसके कमरे में आते हैं जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि एलन तो अभी भी सोया हुआ था और एलन को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा ताकि उसका सीक्रेट उसके मदर और फादर के पास ना आ पाए। उसके पेरेंट्स को लगता है कि एलन ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। पेरेंट्स के जाने पर एलन अपने ग्रिमोर को ओपन करता है जहाँ पर कि उसके बारे में और उसकी एबिलिटीज के बारे में काफी कुछ लिखा गया था। आगे हम एलन को देखते हैं जो कि अपने ग्रिमोर को पढ़ना लिखना शुरू कर देता है और उस ग्रिमोर में उसके हर एक स्टैट्स के बारे में लिखा गया था और यहाँ तक कि उसके समनर मैजिक के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया था। आगे हम एलन को देखते हैं और वो अपनी एबिलिटी द समनर क्लास के बारे में काफी कुछ जानना और काफी कुछ चीजें पढ़ना भी शुरू कर लेता है। एलन अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का बच्चा था, इसीलिए अभी तक उसके पास कोई भी एमपी यानी कि माना पॉइंट और बाकी कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं थी। एलन को पता चलता है कि अभी वो काफी छोटा है, इसीलिए वो छोटे मोटे कीड़े और बीस्ट को ही अभी समन करवा सकता है। हम एलन को देखते हैं वो कुछ मंत्र शंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर कुछ इंसेक्ट और बाकी लोगों को वहाँ पर समन कर पाए। एलन बहुत ट्राई करता है यहाँ तक कि वो उस चीज पर अपने पूरे के पूरे एमपी को वेस्ट कर देता है पर फिर भी उसे कुछ भी समन नहीं होता और उसके बहुत ट्राई करने पर अचानक से उस ग्रिमोर में से एक क्राफ्टिंग कार्ड बाहर निकलता है जिसमें कि एक अजीब से ग्रास होपर की फोटो लगी पड़ी थी। वो उसे समन करने की कोशिश करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मदर थेरेसिया अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन ना चाहते हुए भी एलन को सोने का नाटक करना पड़ता
लेता है और वो सो जाता है क्योंकि अब उसका माना पॉइंट काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था। और अगली सुबह एलन उस क्राफ्टिंग कार्ड को वापस से समन करने की ट्राई करता है और उस ग्रिमोर में से अचानक से वो ग्रासहॉपर वहाँ पर समन हो चुका था, जिस चीज को देख करके अब एलन काफी ज्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार उसके चेहरे पर इतना बड़ा ग्रासहॉपर कैसे आ चुका है। लेकिन अब वो उस ग्रासहॉपर को देखकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे कुछ ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रासहॉपर सिंपली एलन के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देता है। एलन वापस से उस ग्रिमोर को ओपन करता है ताकि उसे अपने समनिंग मैजिक के बारे में थोड़ी और बहुत जानकारी मिल पाए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे अब एलन उसी ग्रिमोर को पढ़ना शुरू करता है। उसे बहुत कुछ नई नई चीजें बदल चुकी थी, जैसे कि उसके फैमिलियर यानी कि जिन लोगों को वो समन करवाता है वो उसे काफी ज्यादा माना पॉइंट, एबिलिटीज पॉइंट, यहाँ तक कि बाकी चीजें भी दे सकती है। लेकिन सबसे पहले उसे अपने फैमिलियर्स को कुछ नाम देना होगा। एलन बहुत सोचता है और अब उस ग्रासहॉपर को नाम देता है डैन का। वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि डैनका को समन करने के बाद अब उसके स्टैट्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज तो आ ही चुका था। किससे पहले वो सेलिब्रेट कर पाता, अचानक से उसकी मदर उसके रूम में आ चुकी थी और वो अपने मुंह के सामने डैनका को देख लेती है और उस ग्रासहॉपर को देखकर वो सच में ही काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती है। और अब कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद एलन एक नए क्रिएचर को वहाँ पर समन करवा देता है और इस बार वो एक चूहा था और इस बार वो अपने चूहे का नाम देता है माउसी। लेकिन डैनका और माउसी दोनों ही काफी बुद्धू थे क्योंकि वो लोग एलन के किसी भी ऑर्डर को मानते नहीं थे। लेकिन माउसी के पास एक अजीब प्रकार की एबिलिटी थी जिसका नाम था स्क्यूरी और वो इसकी हेल्प से काफी फास्ट दौड़ सकता था। और इसी प्रकार से रोज एलन अपने ग्रिमोर को पढ़ा करता था ताकि वो समनिंग मैजिक के बारे में थोड़ी और बहुत स्टडी कर पाए। उसने बहुत ट्राई किया ताकि वो एक ऐसे क्रिएचर को समन कर पाए जो कि उसके ऑर्डर को भी फॉलो करे, लेकिन अफसोस वैसा बिल्कुल भी कर नहीं पाता। लेकिन उसी दोपहर हम लोग एलन के फादर को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है। उसके पूरे कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, लेकिन तभी वो अपने बेटे यानी कि एलन को बोलता है, एलन क्या तुम उस मॉन्स्टर को देखना चाहते हो जिसे कि मैंने मारा? वो बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ। और अब रॉडन भी एलन को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है ताकि वो उस बोर मॉन्स्टर को एलन को दिखा पाए। वो लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जहाँ पर की रॉडन एलन को एल्बन बर्ड के बारे में दिखाता है और वो उसे बोलता है, एलन क्या तुम्हें पता है इन्हीं मॉन्स्टर के नाम पर मैंने तुम्हारा नाम भी रखा था। जैसे ही एलन उस बड़े से बोर मॉन्स्टर को देखता है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो बोर मॉन्स्टर सच में ही काफी बड़ा था। एलन उसे देखना शुरू करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना भी शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जो ये बोर मॉन्स्टर है तो सच में काफी खतरनाक है, यहाँ तक कि जो कोई भी बोर मॉन्स्टर होते हैं वो तो सी रैंक की होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की जैडा था और जब एलन जैडा को देखता है तो वो उसे बड़ी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुका था। जैडा इस चीज को देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था क्योंकि एलन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है और उसे काफी अच्छे तरीके से बोलना और पढ़ना आता था। मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो सही तरीके से बोल भी नहीं पाती। लेकिन तभी हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि सच में ही अब काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि वो रॉडन ही था जिसने किस बोर मॉन्स्टर को खत्म किया था। इसीलिए अब वो लोग रॉडन के लिए चीयर करना शुरू करते हैं और करीब 10 महीनों के बाद एलन को एक बहुत ही ओपी सी न्यूज मिलती है। उसे पता चलता है कि अब उसका समनर लेवल अब फाइनली लेवल 2 का हो चुका है, यानी कि अब उसके पास काफी ज्यादा माना पॉइंट्स आ चुकी है और अब उसके पास काफी क्रिएचर्स आ चुकी है और साथ साथ में उसके पास अब क्राफ्टिंग कार्ड्स भी आ चुकी है, यानी कि वो और भी बहुत से क्रिएचर्स को समन कर सकता है। रात के समय खाना खाने के बाद एलन अपने ग्रिमोर को लेकर वापस से अपने रूम में निकल जाता है ताकि वो वहाँ पर किसी नए क्रिएचर को समन कर पाए। एलन सबसे पहले अपने ग्रिमोर को देखता है जहाँ पर कि वो देखता है कि उसका एमपी पॉइंट तो पूरा का पूरा मैक्स हो चुका है, लेकिन वो फिर भी किसी भी क्रिएचर को समन नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो अपने ग्रिमोर में देखता है कि अब उसके पास एक नए टाइप का मैजिक फ्यूजन मैजिक भी आ चुका था जिसकी हेल्प से कि वो 2 क्रिएचर्स को मिलाकर एक सिंगल क्रिएचर बना सकता है। एलन अब उस एबिलिटी को यूज करने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वैसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा था और उसके पास पूरे तरीके से एमपी पॉइंट भी नहीं थे। इसीलिए अब एलन सच में ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। अरे यार आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ समय के बाद अब एलन फाइनली 3 साल का हो चुका था, यहाँ तक कि अब उसके पास माना पॉइंट्स भी काफी ज्यादा आ चुकी थी। वो अपने ग्रिमोर को ओपन करता है और अब वो एक बार वापस से फ्यूजन मैजिक को ट्राई करने का ट्राई करता है और अब अचानक से उसका फ्यूजन मैजिक कंप्लीट हो चुका था और अब तभी अब वो एक बर्ड को समन करवा देता है। वो उसका नाम रखता है चैपी और चैपी के पास एक अजीब प्रकार की एबिलिटी थी जिसका नाम था वॉइस मिमिक्री, यानी कि वो किसी की भी वॉइस को मिमिक कर सकती थी। ये तो काफी अच्छी एबिलिटी है, मैं इसकी हेल्प से एनिमीज को ट्रैप कर सकता हूँ। और चैपी के साथ साथ ही एलन ने 2 और नए क्रिएचर को वहाँ पर समन कर दिया था।
एक मॉपी जो कि बहुत डीप डाउन टनल खोद सकता है, और साथ साथ में एक फ्रॉग भी जिसकी पावर है कि वो काफी ऊंचा ऊंचा जंप कर सकता है। और अब दोपहर के 3 बज चुके थे। इतने में ही एलन की एक लौदी दोस्त जिसका नाम करीना था, अब वो वहाँ पर आ जाती है ताकि वो एलन के साथ वहाँ पर खेल सके। और अब वो दोनों साथ मिलकर स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर लेती है। करीना की स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल सच में ही काफी खतरनाक थी, लेकिन एलन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसे हार जाता है। शाम के समय अब एलन के पेरेंट्स उसे लेने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे। एलन को पता चलता है कि जो उसकी मदर है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो फार्मिंग का कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए एलन अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वो उन लोगों को बोलता है अब मॉम का पेट काफी बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद फार्मिंग में करने वाला हूँ। लेकिन तभी उसका फादर जिसका नाम की रॉडन था वो उसे बोलता है नहीं, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हो, इसीलिए अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करो, क्योंकि आगे जाकर तो वैसे भी तुम्हें फार्मिंग करनी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एलन को ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स की बात को मानना ही पड़ता है। और तभी थेरेसिया एलन को बोलती है हम लोगों को तुम्हारी अप्रैल सेरेमनी का काफी ज्यादा वेट होने वाला है। लेकिन एलन को अप्रैल सेरेमनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि इस वर्ल्ड में जब कोई भी बच्चा 5 साल का होता है तो उस पर एक सेरेमनी करवाई जाती है, जिससे कि सभी लोगों को उसके टैलेंट के बारे में पता चलता है। और अब उन लोगों को एलन पर पूरा विश्वास है कि एलन एक दिन जरूर उन लोगों को अमीर बनाकर रहेगा। और अब विंटर्स भी आ चुके थे, लेकिन एलन तो वही अपने ग्रिममॉर के साथ खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से अब उसकी मदर भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। एलन जल्दी के चक्कर में डैनका को छिपा नहीं पाता, इसीलिए अब उसकी मदर डैनका को देखकर सच में ही काफी घबरा चुकी थी और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते रॉडन भी अब वहाँ पर आता है और अब करीना भी वहीं पर थी। और अब रॉडन को इस बात का एहसास हो चुका था कि बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, इसीलिए वो करीना को बोलता है जल्दी से जाओ और अपनी मदर को बुला कर लाओ। और अब थोड़ी देर के बाद ही जेरेड और उसकी वाइफ मैटिल्डा भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तभी मैटिल्डा उस रूम से हर एक लड़के को बाहर निकाल देती है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत फ्री स्पेस चाहिए था। सुबह होती है और उन लोगों को रोने की आवाज आती है। और अब एलन को पता चुका था कि इस वर्ल्ड में अब उसका छोटा भाई भी आ चुका है और रॉडन उसे नाम देता है मार्श। एलन को रियलाइज होता है कि दुनिया सच में ही उसे काफी अच्छी लग रही है और अब उसका एक ही मकसद है कि उसे अपनी नई फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है और उन लोगों को अमीर बनाना है। पर उसे ये नहीं पता कि इतना सब कुछ वो आखिरकार कैसे अचीव करेगा। कुछ सालों के बाद अब एलन फाइनली 5 साल का हो चुका था, इसीलिए वो अपने फादर यानी कि रॉडन के साथ अप्रैल सेरेमनी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो लोग साथ मिलकर वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और आज का ही वो दिन होने वाला है जिस दिन की एलन और उसकी फैमिली को पता चलने वाला है कि एलन के पास एक समनर क्लास है जिससे कि वो काफी टाइप के मैजिक को समन कर सकता है। आगे हम रॉडन को देखते हैं और वो एलन से उसे सेरेमनी के बारे में बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है एलन, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट होगा तो वो अप्रैल सेरेमनी से हम लोगों को पता चल जाएगा और हो सकता है कि जिसके कारण से हम थोड़े बहुत अमीर भी बन जाए। लेकिन वहाँ जाकर हम लोगों को काफी बच्चे मिलने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे लेवल पर कंपटीशन काफी ज्यादा है। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द अप्रैल सेरेमनी तक आगे बढ़ जाए। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर कैरिन और उसके फादर जेरेड भी वहाँ पर मिल जाते हैं। एलन इस चीज को देखकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैरिन ही इस वर्ल्ड में उसकी एक लौती दोस्त थी। आगे जाकर अब वो लोग फाइनली सिटी तक पहुंच चुके थे। अब एलन भी अपने फादर और कैरिन के साथ अब सिटी में आ चुका था जहाँ पर कि वो लोग बाकी बच्चों को भी देखते हैं। एलन को एहसास होता है कि वो लोग तो सच में ही काफी ज्यादा गरीब थे क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी बच्चे होते हैं उन लोगों ने काफी अच्छी अच्छी क्लॉथिंग पहने होते हैं सिवाय एलन और बाकी लोगों के। वो लोग उन लोगों को लो क्लास यानी कि सर्फ कहा करते थे। आगे अब वो लोग आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द चर्च तक पहुँच पाए जहाँ पर कि उन लोगों की अप्रैल सेरेमनी होने वाली है। और बाकी के कॉमनर लोग तो उन लोगों को बड़ी घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लो क्लास बच्चे यानी कि सर्फ्स आगे बढ़ जाए। आगे अब हम लोगों ने बच्चों को देखती है और अब वो लोग फाइनली चर्च तक तो पहुंच चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ चर्च के लोग अब वहाँ पर आते हैं। वो लोग उनका स्वागत करते हैं और वो उन लोगों को बोलते हैं आज हम लोग गॉड ऑफ क्रिएशन एलेमी की हेल्प से आपके बच्चों के टैलेंट का पता लगाने वाले हैं। सभी लोग इस बात को सुनकर
सुनकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और यहाँ तक कि एलन को एलिमिया के बारे में पहले ही पता चुका था। एलिमिया कोई और नहीं बल्कि इस गेम का डेवलपर था जिसने कि इस गेम को क्रिएट किया था और इस गेम के सभी लोग उसे गॉड की तरह मानते थे। आगे अब वो लोग फाइनली चर्च रूम तक पहुंच चुके थे और जहाँ पर कि एलन को अपनी आंखों के सामने उसी डेवलपर यानी कि गॉड एलिमिया की फोटो दिखती है और उन लोगों ने गेम के डेवलपर की सच में ही एक बड़ी मूर्ति क्रिएट कर दी थी। लेकिन तभी चर्च के मेंबर बाकी लोगों को समझाते हैं कि आखिरकार ये अप्रैल सेरेमनी कैसे वर्क करने वाली है। लेकिन तभी एलन को एहसास होता है कि एलिमिया नाम के बंदे नहीं उसे पिछले जन्म में लेटर को दिया था। आगे वो लोग अपने अपने बच्चों की अप्रैल सेरेमनी को चालू कर देती है। सबसे पहले वहाँ पर चर्च का एक बंदा आता है और वो उन लोगों को बोलता है हम सबसे पहले एक एक करके हर बच्चे को यहाँ पर लाएंगे और उसे अपने मैजिकल एट्रीब्यूट्स और बाकी चीजें इस क्रिस्टल बॉल को टच करने पर पता चल जाएगी। हम सबसे पहले पुलेमस नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस विलेज के चीफ का बेटा था। वो आगे बढ़ता है और वो सच में ही काफी डरा हुआ था। लेकिन तभी वो अपने हाथ को उस क्रिस्टल बॉल पर रख देता है और अचानक से वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करना शुरू कर देता है। बाद में जाकर चर्च के मेंबर पुलेमस के फादर को बताते हैं आपके बेटे में मर्चेंट होने का टैलेंट है। और पुलेमस के फादर तो इस बात को सुनकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि किसी बच्चे के पास भी टैलेंट होना काफी रेयर बात होती है। और मैजिकल क्रिस्टल को छूते हुए ही अब उस बच्चे के स्टैट्स बाकी बच्चों को भी दिखना शुरू हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग एलन को देखते हैं और वो तो फुल मौज मस्ती में था क्योंकि उसे अपनी क्लास के बारे में और अपने टैलेंट के बारे में पहले ही पता था जो था समनर मैजिक, इसीलिए वो फुल चिल मूड में था। वो अपने ग्रिमोर को बाहर निकालता है और हर एक इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर लिखना शुरू कर देता है। लेकिन बाकी किसी को भी एलन की ग्रिमोर दिखाई नहीं देती। तभी हम एक और बच्चे को देखते हैं वो वापस से क्रिस्टल बॉल को छूता है ताकि उसे भी उसके टैलेंट के बारे में पता चल पाए। लेकिन वो क्रिस्टल बॉल ग्लो ही नहीं करता यानी कि उस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट नहीं था। इसीलिए वो रोते रोते वापस से अपने फादर के पास जाता है। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। अगली बारी अब डोरा नाम के एक बच्चे की आती है। वो आगे बढ़ता है और उस मैजिकल बॉल को छूता है। अचानक से उसके स्टैट्स भी अब बाकी लोगों के सामने दिखना शुरू हो चुके थे और दरअसल उसके पास एक एक्स-मैन का टैलेंट था यानी कि वो बहुत ही अच्छी खासी एक्स को चला सकता है। और ये पहली बार था कि जब किसी का मैजिकल एट्रीब्यूट और मैजिकल स्टैट्स ए रैंक का था, जिससे कि सभी के सभी लोग इस बात को देखकर ही सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और यहाँ तक कि डोरा के फादर भी उस पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं। और अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों को उनके मैजिकल टैलेंट्स और बाकी चीजें पता चलना भी शुरू हो चुकी थी और सभी बच्चे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि अब कैरन की बारी भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो दौड़ते दौड़ते मैजिकल क्रिस्टल को टच करने के लिए वहाँ पर जाती है और अब वो अपना हाथ मैजिकल क्रिस्टल पर रखती है और अब अचानक से वो बॉल बहुत ही जोर से ग्लो करना शुरू कर देता है। किसी को भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ तक कि जैरेड को तो अपनी डॉटर के बारे में काफी फिक्र हो रही थी। वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी बाकी चर्च के लोग उसके स्टैट्स विंडो को देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुके थे। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि कैरन के पास कोई आम टैलेंट नहीं है बल्कि उसके पास तो इस पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रेयरेस्ट टैलेंट है यानी कि स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट। और उसके स्टैट्स बाकी बच्चों से काफी ज्यादा ऊपर वाले दर्जे के थे। यहाँ तक कि बाकी सभी के सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार इतने गरीब लोगों के बच्चे इतने ऊपर कैसे जा सकते हैं। और अब एलन भी उसके लिए काफी खुश था। लेकिन अब फाइनली एलन की बारी आ चुकी थी और अब वो उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों से छूता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। और अब वो एक और बार ट्राई करता है। अचानक से वो बॉल बहुत ही जोर से ग्लो करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उसकी रोशनी से एलन पीछे गिर चुका था। रॉडन जल्दी जल्दी बाकी लोगों के पास आता है और इतने में ही चर्च के लोग रॉडन से बोलते हैं आपके बेटे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि एलन खुद इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो अपने स्टैट्स को देखता है लेकिन उसके स्टैट्स में कुछ भी सही तरीके से नहीं था। उसकी सभी एट्रीब्यूट्स ई रैंक की हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके स्टैट्स में जरूर कोई ना कोई ग्लिच आ चुका था। इसीलिए वो गेम के डेवलपर को कोसना शुरू कर देता है। वो अपने मन में बोलता है आखिरकार ये कैसी गेम है, जरूर इसमें कोई ना कोई बग होगा। लेकिन तभी रॉडन एलन के पास आता है और ये थोड़ा बहुत दिलासा देता है। एलन को बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या। इसीलिए वो वापस से अपने घर जाता है जहाँ पर कि उसकी फैमिली मेंबर्स उसे थोड़ा बहुत दिलासा देते हैं। लेकिन तभी हम लोग रात में वापस से एलन को देखते हैं और वो अपने ग्रिमोर खोलकर अपने बारे में सोच रहा था। उसे बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसके स्टैट्स के साथ कौन से बग हो चुके हैं। शायद से मैंने हेल्प मोड चुना था यानी कि मुझे बाकी लोगों से काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और तभी मैं बाकी लोगों के मुकाबले पहुंच पाऊंगा।
और अब अगली सुबह ही एलन की फैमिली कैरन के घर उसके स्वॉर्ड लॉर्ड वाले टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग मिल बांट कर पार्टी करना शुरू करते हैं। सभी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश थे कि कैरन के पास एक ऐसा टैलेंट है जिसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। इतने में मैटिल्डा उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत दारू का इंतजाम कर लेती है। सभी लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश थे सिवाय रोडन के। वो जेरेड को बोलता है सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही पार्टी करो। एलन को लगता है कि कहीं उसके फादर कुछ जेलस तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैरन के पास ही स्वॉर्ड लॉर्ड वाला टैलेंट है और उसके बेटे यानी कि एलन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन एलन अपने फादर को काफी अच्छे तरीके से जानता था। उसे पता था कि जरूर बात कुछ न कुछ अलग होगी। आगे हम जेरेड और रॉडन को देखते हैं। वो लोग आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि वो लोग हाथापाई तक भी उतर जाते हैं। सभी के सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी उन लोगों की वाइफ वहाँ पर आती है और उन लोगों को मार पीट कर एकदम शांत कर लेती है। बाद में जाकर वो लोग एलन और कैरन को बताते हैं कि वो सभी के सभी लोग बचपन के दोस्त थे। उन लोगों ने साथ में ही इस विलेज को डिस्कवर किया था और यहाँ तक कि उन लोगों के घरों को भी इन लोगों ने साथ में ही मनाया था। लेकिन तभी हम लोग रॉडन को देखती है। वो जेरेड को बोलना शुरू करता है तुम्हारी बेटी यानी कि कैरन के पास काफी अच्छा खासा टैलेंट है, जिसकी वजह से कि वो नाइटहुड यहाँ तक कि वो एक दिन नोबल भी बन सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली और तुम हम जैसी फैमिली के साथ जो कि सर्फ है उनके साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन तभी जेरेड उसे बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या? वो लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते एक बंदा जेरेड के पास आता है और वो जेरेड को बोलता है जेरेड आपकी बेटी को नाइट्स बुला रही है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी उन लोगों को सिटी की ओर आगे जाना पड़ता है। जेरेड और रॉडन दोनों ही अब सिटी की ओर आगे बढ़ चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एलन के पास डोरन नाम का वो लड़का वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है आखिरकार तू यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन वो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। लेकिन तभी कैरन डोरा पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुकी थी। लेकिन तभी अब उस किंगडम के नाइट्स उस सिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेती है। सभी लोग उनकी आने की खबर सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि वहाँ पर तो अब नाइट्स का कैप्टन ज़ेनॉफ भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो आगे बढ़ता है। इतने में ही वो जेरेड और विलेज चीफ को बोलता है मैंने सुना है इस वर्ल्ड में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है। हाँ आपने सही सुना, वो मेरी ही बेटी है। इतने में ही दौड़ते दौड़ते कैरन भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तभी ज़ेनॉफ उन लोगों को बोलता है लगता है ये 5 साल की लड़की ही स्वॉर्ड लॉर्ड है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मुझे इस लड़की का खुद ही टेस्ट लेना होगा। टेस्ट? पर कैसा टेस्ट? सभी के सभी लोग ज़ेनॉफ की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को समझ आता कि आखिरकार नाइट का कैप्टन ज़ेनॉफ किस टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी ज़ेनॉफ उन लोगों को वापस से बोलता है मुझे इस लड़की पर और तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को मेरे एक आदमी से 1v1 ड्यूल करना होगा। लेकिन जेरेड और बाकी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि कैरन तो अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही साल की थी और ज़ेनॉफ उन लोगों को 1v1 ड्यूल करने के लिए बोल रहा है, और वो भी वाइस कमांडर लैब्रेंट के साथ, जिसके पास की काफी ज्यादा औसम तरीके की पावर होती है। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई भी डिफरेंट ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी कैरन को उससे 1v1 ड्यूल करना ही पड़ता है। अब वाइस कमांडर लैब्रेंट आगे बढ़ता है। इतने में ही कैरन भी अब पीछे से वहाँ पर आ जाती है। वो लोग एक दूसरे के साथ ड्यूल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाइस कमांडर लैब्रेंट को तो कुछ भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता। हम वापस से कैरन को देखते हैं, वो एक के बाद एक करके अब उस पर वार करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लैब्रेंट उन लोगों के मैच में चीटिंग कर देता है। वो अचानक से कैरन को एक जोरदार लात मारकर उसे पीछे की ओर फेंक देता है। जेरेड और एलन इस बात से काफी गुस्से में आ चुके थे, लेकिन बाकी के नाइट्स उन लोगों को पकड़ कर रख देते हैं। हम वापस से कैरन को देखते हैं। अचानक से उस मैच से एक ग्रीन ऑरा बाहर आना शुरू हो चुका था। ज़ेनॉफ को पता चल चुका था कि इस लड़की ने अपनी एक्स्ट्रा स्किल को अवेकन कर दिया है, और कैरन तो सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। वो एक के बाद एक करके वाइस कमांडर पर अटैक करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वाइस कमांडर उसके अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं पाता, और लास्ट में जाकर कैरन अब उसकी स्वॉर्ड को फाइनली ब्रेक कर देती है। ज़ेनॉफ बोलता है ये मैच अब खत्म हो चुका है, और अब सभी लोग कैरन की इस जीत से काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। ज़ेनॉफ जेरेड के पास जाता है और वो उसे बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बेटी पर डाउट किया, लेकिन मैं इस बच्ची के फ्यूचर के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकते हो। शाम के समय वो लोग विलेज चीफ के
घर पर मिलते हैं, जहाँ पर कि ज़ेनोफ सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसे यहाँ पर उसके मास्टर ने भेजा गया था ताकि वो पता कर पाए कि वहाँ पर कोई स्वॉर्ड लॉर्ड भी है या फिर नहीं है। और अब उसे इस बात की पूरी नॉलेज मिल चुकी है। वो विलेज चीफ से बोलता है, तुम्हारे विलेज में स्वॉर्ड लॉर्ड ने जन्म लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विलेज का नाम चेंज करके कैरेन विलेज कर लो। और जेरेड और बाकी लोग तो इस बात को सुनकर सही में काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ज़ेनोफ उन लोगों को बताता है कि 3 साल पहले एक बच्चा जिसके पास की सेम टैलेंट था, यानी कि स्वॉर्ड लॉर्ड वाला, उसने भी रॉयल फैमिली की देखभाल की, लेकिन वो अपने कामों में सफल नहीं हो पाया। इसीलिए नाइट्स ने उसको रीअप्रेज किया, जहाँ पर कि उन लोगों को पता चला कि वो कोई स्वॉर्ड लॉर्ड नहीं था बल्कि एक आम सा स्वॉर्ड्समैन था। इसीलिए उसी दिन के बाद से नाइट्स ने फैसला किया था कि जो कोई भी स्वॉर्ड लॉर्ड होगा, नाइट्स उसे अपना ही एक टेस्ट देगी। ज़ेनोफ जेरेड को बोलता है, जब कैरेन 12 साल की हो जाएगी तो उसे मैजिकल एकेडमी में जाना होगा और उसके बाद ये रॉयल फैमिली के साथ काम कर सकती है। लेकिन तभी डोरा नामक बच्चा बोलता है, क्या हम लोग भी मैजिकल एकेडमी में जा सकते हैं? कैरेन बोलती है, हाँ, हम सभी लोग मैजिकल एकेडमी जाएंगे, यहाँ तक कि एलन भी हम लोगों के साथ आएगा। क्या? लेकिन ये लड़का तो टैलेंटलेस है। एलन को समझ नहीं आता कि ये बुद्धू बच्ची बोल के रही है, क्योंकि असल में तो उसकी एज 40 है और उसकी इंटेलिजेंस इन लोगों से काफी ज्यादा की है। लेकिन तभी हम लोग ज़ेनोफ को देखते हैं। वो एलन और उसके फादर से बोलता है, वैसे आप लोग कौन हो? अब रोडन अपने आप को और अपने बेटे को ज़ेनोफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन ज़ेनोफ तो पहले से ही रोडन को जानता था। वो उसे बोलता है, इसका मतलब आप ही वो बोर हंटर रोडन हो। मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और मेरे मास्टर को आपका दिया गया मीट काफी अच्छा लगता है और मैंने सुना है कि आप बोर हंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। और तब एलन को लगता है कि उसके फादर तो सच में सुपरस्टार है। और अब इतना कहने के बाद वो लोग वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। एलन को एहसास होता है कि उसने ये गेम हेल मोड में तो शुरू कर ली है, पर अब उसे कैसे भी करके इस गेम को कंप्लीट करना ही होगा। और अब कुछ सालों के बाद फाइनली एलन के समन स्किल का मैजिक अब फाइनली लेवल अप हो चुका था, जिसे देखकर कि अब एलन सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और यहाँ तक कि अब उसके पास एक नए प्रकार की एनहांसिंग एबिलिटी भी आ चुकी थी और अब उसके समन्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ तक कि अब उसके समन्स का लेवल भी अब जी रैंक से बढ़कर एफ रैंक का हो चुका था। और अब उसी के साथ साथ अब उसका फ्यूजन मैजिक भी सच में ही काफी ज्यादा ऑसम हो चुका था। एलन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि ये सच में ही काफी ज्यादा एपिक है। वो अपने मन में सोचता है कि अब उसे कैसे भी करके इस ड्रैगन को यहाँ पर समन करवाना है। और वो इस बात को लेकर सच में ही काफी ज्यादा हाइप्ड अप था। यहाँ तक कि अब उसकी इन्वेंट्री का लेवल भी 20 से बढ़कर 30 तक का हो चुका है। लगता है मुझे इसका एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। रात के समय हम लोग एलन को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आराम से डिनर कर रहा था। और वहीं हम लोग एलन की फादर मदर को भी देखते हैं। एलन की मदर थर्सिया वापस से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि एक बार वापस से एलन का कोई भाई बहन आने वाला था। इसीलिए अब एलन ही पूरे के पूरे घर का काम संभालने लग चुका था, क्योंकि वैसे भी वो इस वर्ल्ड में इसेकाई हो चुका था और उसे इन सब चीजों में काफी ज्यादा दिलचस्पी भी थी। धीरे धीरे करके अब एलन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। लेकिन तभी थर्सिया रोडन को बोलती है, लगता है इस बार हमारी कोई लड़की होने वाली है, क्या तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा? लेकिन तभी एलन तो एक बार वापस से अपने ग्रिमोर को खोलता है और वहाँ पर वो नई नई प्रकार की चीजें देखना शुरू करता है। लेकिन तभी वो गलती से इस दुनिया के भगवान का नाम लेता है। उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं, एलन हम लोगों को ऐसे ही गॉड का नाम नहीं लेना चाहिए। एलन हम लोगों को ऐसे ही गॉड का नाम नहीं लेना चाहिए। तभी एलन अपने फादर को बोलता है, क्या आपका हाथ सही हो गया? दरअसल अब रॉडन ने भी अपने लेवल को इंक्रीज कर दिया था, जिसे कि वो लोग ट्रायल ऑफ गॉड कहते हैं। वो हमेशा बोर हंटिंग करने के लिए जाया करता था और आज फाइनली उसने अपने लेवल को इंक्रीज कर दिया था। यहाँ तक कि अब उसके बाइसेप्स भी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। एलन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो कब लेवल अप करेगा। यहाँ तक कि उसका समनिंग मैजिक तो सच में ही काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन उसके बाकी के मैजिक अभी भी लेवल 1 और लेवल 2 पर ही अटकी है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि अगर उसे और ज्यादा एक्सपी को कलेक्ट करना है तो उसके लिए उसे मॉन्स्टर्स हंटिंग पर जाना होगा। लेकिन वो एक शेरिफ है, यानी कि वो काफी ज्यादा पुअर है, इसीलिए वो पुअर होने के नाते विलेज से बाहर नहीं जा सकता और ना ही तो वो मॉन्स्टर हंटिंग कर सकता है। इसीलिए वो अपने फादर को बोलता है, फादर प्लीज क्या मैं आपके साथ मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए जा सकता हूँ? लेकिन तभी रॉडन उसे बोलता है, नहीं तुम नहीं जा सकते, ये कोई गेम नहीं है। सभी लोगों के सो जाने के बाद रात के समय एलन अपने ग्रिमोर को ओपन करता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसे तो गेम के डेवलपर की ओर से एक चिट्ठी आई थी, क्योंकि उसने पहले ही उनके ग्लिच को लेकर उन लोगों को काफी मैसेज कर रखे थे। अब एलन उसी मैसेज को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर कि लिखा गया था कि अब वो ग्लिच फाइनली रिकवर हो चुका है। यहाँ तक कि अब तो एलन के स्टैट्स और बाकी चीजें काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। उसका माना पॉइंट एस रैंक तक पहुँच चुका था और यहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंसी की लेवल भी एस रैंक तक की पहुँच चुकी
चुकी थी और अब उसके बाकी के स्टैट्स भी ए रैंक और सी रैंक तक के पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि अब उसके पास एक नई प्रकार की एबिलिटी आ चुकी थी, यानी कि एन्चेंटिंग एबिलिटी। वो अपने समन्स को अब बफ भी कर सकता है, यानी कि अब वो अपने समन्स के पावर लेवल और बाकी चीजों को भी काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है। इसीलिए अब वो उसे एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर डैनका को अब वहाँ पर समन कर देता है। डैनका भी अब वहाँ पर समन हो चुका था। जैसे ही वो उसका स्किल कार्ड देखता है, वो देखता है कि डैनका के पास तो सच में ही काफी ज्यादा अमेजिंग स्टैट्स आ चुकी है। यहाँ तक कि वो ग्लो भी करा है और अब उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बफ हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर थैट्सिया वहाँ पर आती है और एक बार वापस से डैनका को खत्म कर देती है। अगली सुबह एलन घर बार के काम करने में काफी बिजी हो चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने मैजिक एट्रीब्यूट्स और बाकी चीजों के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा था। लेकिन तभी थैट्सिया उसे बोलती है अपने डैड को बाय बोलो क्योंकि हंटिंग पर जा रहे हैं। और अब इतना कहने के बाद अब रॉडन भी हंटिंग पर निकल चुका था। लेकिन तभी एलन वापस से अपने घर के गार्डन में निकल जाता है। उसे याद आता है कि उसका समनिंग मैजिक तो काफी ज्यादा एनहांस हो चुका है, लेकिन अभी तक वो किसी भी फ्यूजन मैजिक का यूज करना नहीं सीखा। उसने बहुत बार फ्यूजन मैजिक करने का ट्राई कर लिया था, लेकिन आज तक उसे कोई भी न्यू क्रिएचर नहीं मिला। इसीलिए वो एक लास्ट बार फ्यूजन मैजिक करने का ट्राई करता है। वो 2 क्रिएचर को फ्यूजन करवा देता है जिनका रैंक की F होता है, और तभी अचानक से उसका फ्यूजन मैजिक काम कर जाता है। उसे एक न्यू कार्ड मिलता है और वो देखता है कि उस क्रिएचर का लेवल भी F है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रास थी, जिसे देख कर अब एलन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट तो हो चुका था। क्या एक घास? लेकिन तभी वो उस ग्रास के स्टैट्स को चेक करता है, जिसे कि बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका लेवल और स्टैट तो सच में ही काफी बफ हो चुका है, जिसे देख कर अब एलन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसीलिए वो उस ग्रास को अपने सामने समन करवा देता है और वो ग्रास भी अब वहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी थी। लेकिन वो ग्रास कम एक सेब ज्यादा लग रहा था और अब एलन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अच्छा, तो मुझे लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें नाम देना होगा। तुम एक सेब के जैसे दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हें नाम दूंगा एरोमा। एरोमा एलन को अपने स्टैट्स विंडो को दिखा देता है। लगता है तुम फाइट के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। एलन एरोमा को बोलता है अपनी एबिलिटी का यूज करो। अचानक से हम लोग एरोमा को देखते हैं और वो एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो चुका था और उसकी पावर ये थी कि वो किसी भी सैपलिंग में कन्वर्ट होकर बहुत ही अच्छी स्मेल को जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी पीछे से एलन की मॉम अब वहाँ पर आ चुकी थी। एलन को बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसे अभी क्या करना चाहिए। वो एरोमा को बोलता है एरोमा जल्दी से गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। लेकिन फिर भी एरोमा उसकी बातों को नहीं मानता। और तभी कैरन भी एलन के साथ खेलने के लिए अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो हर रोज फाइट की प्रैक्टिस करते थे और हर रोज कैरन एलन की पिटाई किया करती थी और हमेशा की तरह एलन आज भी हार जाता है। एलन अपने ग्रिममॉर में देखता है और बाद में जाकर उसे पता चलता है कि अब उसकी स्वॉर्ड स्किल भी अब लेवल 3 की हो चुकी है। वो अपने मन में सोचता है क्या पिछली वाली एरोमा स्किल से क्या मेरे स्टैट्स पर कुछ फर्क पड़ा होगा। वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और बाद में जाकर उसे पता चलता है कि एरोमा की हेल्प से उसका माना बहुत ही जल्दी हील हो रहा है। और एलन को याद आता है कि उसके पास तो एक फाइटिंग टाइप का भी क्रिएचर है, लेकिन वो उतना सही नहीं था और वो एक वुल्फ था। शाम के समय एलन वापस से थ्रोइंग की प्रैक्टिस करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी अभी भी उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, जिस बात को सोचकर अब वो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। अगर मुझे अपने लेवल को इंक्रीज करना है तो मुझे इतना तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मैं ये गेम हेल मोड में खेल रहा हूँ। रात के समय एलन और उसकी मॉम रॉडन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल भी आया नहीं था। लेकिन तभी उन लोगों को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो दौड़ते दौड़ते बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि जेरेड और बाकी लोगों ने रॉडन को अपने कंधों पर लाया है। वो लोग देखते हैं कि रॉडन तो सही में काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। बाद में जाकर जेरेड उन लोगों को बताता है कि एक बोर मॉन्स्टर ने इसकी ये हालत करी हुई है और अब रॉडन सही में काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, यहाँ तक कि वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था कि वो बाहर चलकर जा पाए। जेरेड उन लोगों को बताता है हमें फॉरेस्ट में म्यूल फ्लावर मिल गया था, जिसकी हेल्प से कि हम इसे हील कर पाए। दरअसल वो फ्लावर सच में ही काफी रेयर होता है, जिससे कि वो किन्हीं लोगों को भी हील कर सकती है। लेकिन तभी रॉडन के दोस्त और बाकी लोग बोलना शुरू करते हैं ये सब कुछ उन कॉमनर्स की गलती है। और अब इतना कहने के बाद अब वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी जेरेड एलन के पास जाता है और वो लोगों को पूरी की पूरी बात बता देता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। अगर वो कॉमनर लोग हमारे साथ नहीं आते तो रॉडन और मैं उस बोर को खत्म कर लेते। जेरेड अंकल, आखिरकार आप क्या बोलना चाहते हो? इस विलेज के चीफ ने हम लोगों को मिशन दिया था कि हम लोगों को अपनी बोर हंटिंग पर कुछ कॉमनर्स को भी वहाँ पर ले जाना है, ताकि वो लोग हमारी हंटिंग का मजा ले पाए। लेकिन वो कॉमनर काफी ज्यादा घटिया से होते हैं, उन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं थी। हम लोग आराम से अपना हंट करे थे, लेकिन तभी उस पागल बोर ने इन कॉमनर्स पर अटैक कर दिया और रॉडन उन लोगों को बचाने के चक्कर में काफी जख्मी हो गया। और जब से ज़ेनॉफ ने रॉडन की तारीफ करी थी, तब से सभी के सभी कॉमनर लोग रॉडन से काफी जल रहे थे और रॉडन
रॉडन और उसके साथियों को चीफ्टन के कहने पर ये काम करना पड़ा। जैरेड उन लोगों को बताता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। हंट से पहले जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो कॉमनर लोग उन लोगों को बिल्कुल भी सीरियसली ले नहीं रहे थे और ना ही तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और हंट के दौरान जब उस बोर मॉन्स्टर ने उन लोगों पर अटैक कर दिया तो वो लोग बीच मिशन को छोड़कर ही वहाँ से चले गए और इसे ना चाहते हुए भी रॉडन को उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आना पड़ा, जिसके कारण की रॉडन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जैरेड उन लोगों को बोलता है तुम लोगों को उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा। अब एलन अपने मन में सोचना शुरू करता है, आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ, लेकिन ये मेरे मदर, फादर और यहाँ तक कि मेरे भाई के लिए कोई गेम नहीं है बल्कि ये उनकी जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करे है और मैं सिर्फ और सिर्फ इसे गेम की तरह निभा रहा हूँ। लगता है मुझे भी अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अब एलन भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है अब से मैं पूरा का पूरा घर का काम संभालने वाला हूँ, जिससे कि अब उसके पेरेंट्स भी सच में ही काफी शॉक्ड हो चुके थे। आगे हम एलन को देखते हैं, वो सुबह सुबह ही कुएं के पास जाता है ताकि वो अपने घर वालों की और अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत मदद कर पाए। और अब वो वहाँ से वाटर को कैरी करना शुरू करता है। सभी लोग उसकी पावर को देखकर सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और किसी को भी विश्वास नहीं था कि एक छोटे बच्चे के पास इतनी पावर भी हो सकती है। आगे वो गार्डन में जाता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए विंटर के लिए खाने को कलेक्ट कर सके। वो जैरेड के पास जाता है जहाँ पर कि जैरेड उसे पोटैटो को हार्वेस्ट करना सिखाता है। वो एक के बाद एक करके बहुत सारे पोटैटोस को अब वहाँ पर हार्वेस्ट कर लेता है, लेकिन इतनी हार्वेस्टिंग अभी तक उसकी फैमिली के लिए काफी नहीं थी। इतने में हम लोग चीफ और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रॉडन से अपॉलॉजी के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे। चीफ रॉडन से मिलता है और वो उसे बोलता है मुझे माफ करना रॉडन, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यही वो आदमी था जो कि तुम्हारी टीम को छोड़कर चले गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा डर चुका था। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा मत करना। और अब रॉडन के बाकी दोस्त भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग रॉडन को बोलते हैं रॉडन आ जाओ, हम लोग वापस से बॉल हंटिंग में जाते हैं। और अब एलन को भी एहसास हो चुका था कि वो बड़ा तो हो ही चुका है, इसीलिए अब उसे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना होगा। वो एक खाली मैदान में जाता है और वहाँ की पूरी घास को काट कर रख देता है। आगे वो अपने ग्रिमोर को निकालता है और अपने समनिंग मैजिक का यूज करके वहाँ पर कुछ फ्रॉग्स को अब वहाँ पर समन कर देता है। अब उसका समनिंग मैजिक भी थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हो ही चुका था। वो तकरीबन 50 फ्रॉग को समन कर देता है ताकि वो यहाँ पर किसी बड़े क्रिएचर को ला पाए और उसे मारकर उसकी मीट को कलेक्ट कर पाए ताकि उन लोगों के पास विंटर के लिए कुछ खाना कलेक्ट हो जाए। अब एलन के फ्रॉग भी रिबिट करना शुरू करते हैं। वो अपनी पावर का यूज करते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर किसी क्रिएचर को ला पाए और एलन उसे मारकर उसकी मीट को कलेक्ट कर पाए। लेकिन बहुत समय के इंतजारी के बाद भी अब वहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन तभी एलन को दूर आसमान में एक उड़ता हुआ पंछी दिखाई देता है, जिसे देख करके वो सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो पंछी वहाँ पर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि एल्बा हेरॉन था, जो कि एक बी रैंक का मॉन्स्टर होता है। एलन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी अब यहाँ पर आ चुका था। वो बर्ड एक के बाद एक करके एलन के समन्स को मारना शुरू कर देता है। इतने में ही हम लोग एलन को देखते हैं और वो देखता है कि अब उसकी स्किल्स काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी है और वो उस बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन एल्बा हेरॉन उसे एक चांटे में दूर फेंक लेता है। एलन यहीं पर नहीं रुकता, इसीलिए वो अपने वुल्फ को भी वहाँ पर समन करवा देता है। लेकिन वो बर्ड सच में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक के बाद एक करके सभी वुल्फ्स को खत्म कर देता है और अब एलन के पास कोई भी चारा नहीं था और अब वो बर्ड एलन को जोर जोर से मारना शुरू करता है। अब एलन काफी ज्यादा वीक हो चुका था क्योंकि जिस किसी भी प्राणी को उसने समन किया था उस एल्बा हेरॉन ने उन सभी के सभी लोगों को मार दिया था। लगता है यही समनर्स का ड्रॉबैक होता है। और तभी वो बर्ड एलन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या मेरी इस जर्नी यहीं पर खत्म होने वाली है? सो गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर लो और जैसे इस वीडियो पर 500 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा।